अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और आप लोगों की सी एस एस की तैयारी अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो अच्छी जा रही है, और अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा सेशन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर है। इस सेशन में हम तीन चार एरियाज़ हैं जिसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एग्ज़ाम। देन वी विल एक्सप्लोर द स्कोरिंग ट्रेंड, इसमें पास 5 to 6 years में क्या स्कोरिंग ट्रेंड रहा है। देन वी वुड मूव टू हाउ टू प्रिपेयर, एंड फाइनली वी विल सी कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नियर पीयर के इस कोर्स में ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आप सबको पता है कि 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। और ये बेसिकली एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 5 सब्जेक्ट्स का को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनता है जिसको कहते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें ऑडिटिंग है, इसमें बिजनेस फाइनेंस डिसीजन मेकिंग है जिसको आप फाइनेंस कह सकते हैं, और इसमें टैक्सेशन है। पेपर्स का ब्रेकअप ये है कि एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है, दोनों 100 मार्क्स के हैं। पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का है, 50 मार्क्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 50 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग है। पेपर 2 में तीनों बाकी तीनों आ जाते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, ऑडिटिंग और फाइनेंस, और उसको वो इक्वल मार्क्स के, मैं आपको उनको ब्रेकअप बाद में समझाऊंगा। ये एक बड़ा हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसके हमने कुछ स्टैट्स लेके रखे हुए हैं जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। बट उससे पहले इससे पहले कि मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूं, मैं कुछ जर्नल बातें करना चाहता हूं। कौन लोग हैं, कौन से एस्पिरेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि अकाउंटिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ज़्यादा जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपने ज़िंदगी की किसी स्टेज में अकाउंटिंग कभी पढ़ी हो। आपने बीबीए में पढ़ी है, आपने एसीसीए में पढ़ी है, आपने सीए में पढ़ी है, आपने बीकॉम में पढ़ी है, आपने और कोई बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है, एनी डिग्री यू नेम इट, आपने अकाउंटिंग किसी लेवल पे कभी पढ़ी हुई है। इसलिए कि आप बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पहले से आते हों। बेसिक कॉन्सेप्ट्स से मतलब है बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, बाकी हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको कुछ फेमिलैरिटी हो विद द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको बिल्कुल फेमिलैरिटी नहीं है विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो उसमें फिर चैलेंज ये आ जाता है कि इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम for you to understand and grasp those fundamental basic concepts. And with CSS मसला ये नहीं है कि ये पेपर्स बड़े मुश्किल होते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं होते। इशू ये होता है कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आप 1200 नंबर के पेपर्स अटैम्प्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ 200 मार्क्स के हैं, कुछ 100 मार्क्स के हैं, और एक ख़ास कॉम्बिनेशन आपने लेना होता है, और फिर वो सारा आखिर में 1 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो पेपर्स आ जाते हैं, और फिर आपने वो सारा रिवाइज करना होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सब्जेक्ट्स बड़े केयरफुली सिलेक्ट करें। फिर सी एस एस जब आप पास कर लेते हैं तो फिर सारी की सारी आपकी एलोकेशन डिटरमिन होती है कि आपके कितने मार्क्स हैं उस पर। उस टाइम पर भी ये आपकी जो 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 आपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हुए होते हैं उनका बड़ा फिर आपको पता है कि इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 200 मार्क्स वाली कैटेगरी के अंदर प्लेस हुआ है। उसके साथ और भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, आई आर वगैरह वगैरह। अगर हम पिछले 5 6 साल का ट्रेंड देखें तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग उस कैटेगरी में हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये नंबर्स मेरे पास कहाँ से आए हैं मैं आपको ये भी बता दूँ, सो आपको ये ना लगे कि दीज हैव बीन मेड अप। ये वो रिटर्न क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो अपनी मार्कशीट शेयर करते हैं हमारे साथ, सारी बात हम पढ़ाते हैं, और लोग जो कुछ अब
पेपर्स देते हैं, कुछ सर्विस के लोग दोबारा अटैम्प्ट्स देते हैं, तो जितनी डाटा अवेलेबल था उससे हम कुछ स्कोरिंग ट्रेंड को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। इस स्कोरिंग ट्रेंड में 2024 नहीं है, उसकी मेरे पास ऑब्वियसली इस वक्त वो नहीं थी रिजल्ट्स, बट उसमें मार्क्स कम आए हैं। 2024 में मार्क्स कम आए होंगे क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल था। 2023, 22, 21, 20, 19 ये सब में हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है अपनी कैटेगरी में। और 2025 का पेपर तो इतना आसान आया कि इससे भी ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, बट ये ज़रूरी है कि आपको फुल पिक्चर बताई जाए, इसलिए जो 2024 आपको इसमें नहीं नज़र आ रहा उसमें ऑब्वियसली लोगों के मार्क्स कम आए होंगे। वो काफ़ी मुश्किल था, सिर्फ एक साल। इससे पिछले साल 19 से पहले वालों को मेरे पास इस वक्त कुछ था नहीं जो मेरे लैपटॉप में पड़ा होता कि मैं उसको कुछ बना लेता। मुझे 18 का पेपर याद है, 19 और 17 का याद है। 17 भी बहुत हाई स्कोरिंग था और आसान था, और 18 भी, या 18 और 19 में से एक। सो पिछले आप ये कह सकते हैं कि 7-8 साल में सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग या थोड़ा सा मुश्किल कह लें और या थोड़ा सा लो स्कोरिंग उसका रहा हो। जब आप इसको कंपेयर करते हैं दूसरे सब्जेक्ट से जो इस कैटेगरी में प्लेस्ड हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, तो उसमें कोई ईयर ही होता है कि कोई 140 क्रॉस कर जाए। 110, 115, 120 हर किसी के इतने ही आए हुए होते हैं। 125 कोई बहुत ही आउटलायर हो बीच में से तो कोई 140-45 ले जाता है, इससे ज़्यादा तो बहुत कम ही देखा है। आप लोग खुद भी देखते होंगे, बहुत सारे फोरम्स आपने ज्वाइन किए में होंगे, लोग मार्कशीट्स वगैरह शेयर करते हैं, आपको नज़र आ जाता होगा। सो इस लिहाज से बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि ये मार्क्स बहुत ज़्यादा देता है, और यही 15-20 मार्क्स होते हैं जो आपकी एलोकेशन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक एक नंबर पे 2-2 नंबर पे आपका ग्रुप चेंज हो जाता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट करना है। मगर मैं आपको फिर दोबारा एम्फेसाइज करूँगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये ना हो कि आप स्कोरिंग ट्रेंड देख के सिर्फ इसको ऑप्ट कर लें। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पढ़ी हुई हो। ये कोर्स बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सब कुछ कवर कर देता है, बट फिर भी थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों तो बेहतर है। उसके बगैर भी हो सकता है, बट मुश्किल होगा, फिर टाइम बहुत मांगेगा कि आपने बिल्कुल ही कभी आपका लेना देना ही ना हो कुछ अकाउंटिंग से। सो ये होगी कुछ स्कोरिंग ट्रेंड की बात। अच्छा, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे जाते हैं। सिलेबस आपको बताया कि ये 5 सब्जेक्ट्स को मिला के ये पेपर बनता है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सिंपलेस्ट। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर सिलेबस, ये कॉपी पेस्टेड है फ्रॉम द ऑफिशियल सिलेबस दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एफपीएससी। मैं इनको एक एक को करके नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ पेपर में आता क्या है। पेपर को अगर आप देखें पिछले 6-7 साल के, तो एक सवाल बड़े सिंपल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का आ जाता है, या ट्रायल बैलेंस बनाना आ जाता है एडजस्टिंग एंट्रीज। बहुत ही सिंपल, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो आप बिल्कुल बैचलर लेवल पे पढ़ते हैं, बिल्कुल अपनी जो फाउंडेशन में। एक आधी दफ़ा ही होगा, कोई एक आधा साल होगा जिसमें थोड़ा सा उसने अटेम्प्ट मुश्किल दी होगी। इसके अलावा एक डिप्रिसिएशन काफ़ी दफ़ा पूछ चुका है। डिप्रिसिएशन के 4-5 मेथड्स हैं, वो सारे ऊपर नीचे करके पूछ लेता है, हमने सारे कवर किए हैं अपने इस कोर्स में। फिर एक और जो आसान टॉपिक वो पूछ लेता है वो है रेशियो एनालिसिस। वो भी आप में से कभी किसी ने फाइनेंस पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, यू नो व्हाट रेशियो एनालिसिस इज। 10-15-20 रेशोज याद करनी है और बस वो एनालिसिस कर देना है। वो हम आपको अपने कोर्स में भी सिखाते हैं सारा कि कैसे करना है। हम आपको बाकी भी चीज़ें, 1-2 दफ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आई हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का भी हमने अभी रिसेंटली इसके ऊपर ऐड किया, पहले आती नहीं थी तो वो इसमें कोर्स में एडेड नहीं था, वो भी इसको भी ऐड किया हुआ। एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है और दो दफ़ा आ चुकी है शायद इन सारे सालों में, वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का कोर्स बहुत लंबा है। कोई मुझे अब याद नहीं है कि हमारे इसके अंदर कोर्स में कितनी वीडियोस हैं, मगर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वीडियोस पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे है। आया हुआ वो 2-3 दफ़ा है, या 2 दफ़ा आया होगा इन 8-9 सालों में। तो मैं तो खुद हूँ तो मैं उसको चॉइस पे छोड़ूँ, बट ये ऑब्वियसली आपका फैसला है, कोर्स का पार्ट है वो। और
उसमें बहुत सारे सिनारियोज हैं और बहुत सारे सिनारियोज को फिर आपको याद करना पड़ता है, तो उसका भी कभी कभी आ जाता है। बाकी कुछ थेरी का 10 नंबर का कभी आ जाता है, वो हम सारा कवर करेंगे। थेरी इसकी और फाइनेंस की बहुत सारी आपस में मिलती भी है, तो वो एक साथ कवर की जा सकती है। बट मेनली आपको बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आ जाता है, बड़ा सिंपल सा, बैलेंस शीट बड़ी सिंपल सी, कैश फ्लो कोई इतना मुश्किल नहीं अगर आ जाए तो, मगर डिप्रिसिएशन आसान, रेशियो एनालिसिस बहुत आसान। तो ये 3 सवाल आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसमें से 2 आपने करने होते हैं। यहाँ पार्टनरशिप आ जाता है, मतलब ये 5-6 जो मेन है जिसमें से आता है। ये 50 नंबर का पोर्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, 50 नंबर का कॉस्ट अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का है और सब्जेक्टिव टाइप 80 मार्क्स का है। अब उस 80 मार्क्स को 2 में डिवाइड किया हुआ है, 40 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 40 कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसी तरह ऑब्जेक्टिव भी 10-10 में डिवाइडेड है। 2 क्वेश्चंस आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस आपने कॉस्ट अकाउंटिंग से करने होते हैं। हमारे इस रिकॉर्डेड सारे जो कोर्स है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हमने कवर किया हुआ है वो कॉस्ट अकाउंटिंग कवर किया हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आती बड़ी बेसिक टाइप की है, और की भी कवर है सारी, ये भी है, बट उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और वो लोग भूल भी जाते हैं अक्सर कॉस्ट अकाउंटिंग जिन्होंने पहले पढ़ी होती है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके वेरिएंस एनालिसिस आ जाते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उनकी उनकी रिकन्सिलिएशंस, बजटिंग, लेबर कॉस्टिंग, ये हैं, ये हमने सब कवर किए हुए हैं। अच्छा, इसमें से अब आते हैं 4 सवाल, और अगेन आपने करने होते हैं 2। इसमें काफ़ी वैरायटी है, इसमें पेपर में चेंज आता रहता है। जो सबसे ज़्यादा उसने किए हैं, और अच्छा उसका मैं बाद में शेयर कर दूंगा, ये नियर पियर की वेबसाइट पे हम कहीं इस तरह डाल देंगे कि कौन से क्वेश्चंस कितनी कितनी दफ़ा आए हुए हैं। उसमें जो ज़्यादा हर साल प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आ जाता है, ठीक है, फिर लेबर कॉस्टिंग किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता, बजटिंग किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी लगभग आ ही जाता है, वेरिएंस एनालिसिस भी कभी आता है कभी नहीं आता, वेरिएंस एनालिसिस कभी थोड़ा सा मुश्किल भी आ जाता है, मगर 2 सवाल लाजमी ऐसे होते हैं जो आप इजीली कर सकें। सो क्या कहते हैं इस तरह से आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को भी डिटेल में कवर किया, प्रोसेस कॉस्टिंग को भी डिटेल में कवर किया, हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को भी किया हुआ है, हमने बाकी भी जितने भी इसके मेजर एरियाज हैं कॉस्ट एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग के, इसको बड़ी अच्छे तरीके से कोर्स में कवर किया हुआ है। और इस साल हमारा इरादा है कि हम बहुत सारी चीज़ें नई ऐड भी करेंगे, वक्त के साथ साथ हर महीने 1-2 हम कुछ नई चीज़ें ऐड करते जाएंगे कोर्स में, ताकि कोर्स करंट और अपडेटेड रहे। अब चलते हैं पेपर 2 के ऊपर, ज़रा सिलेबस में सारा डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी चीज़ें। ऑडिटिंग इज़ थेरी, सिंपल सी थेरी है, स्लाइड्स बनी हुई हैं, सोर्स बुक में बताऊंगा, उन स्लाइड से ज़्यादा अगर आपने कहीं से रटा लगाना है तो कैसे लगाना है वो अवेलेबल है पीडीएफ्स हमारे पास, समझने के लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं सारे। इसमें भी कुछ एरियाज हैं जो कि बार बार पूछे जाता है और कोई 1-2 सवाल नए दे देता है। जो एरियाज बार बार पूछा जाता है वो सिंपल हैं, इंटरनल कंट्रोल क्या है, फिर क्या कहते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिर ऑडिट रिपोर्ट्स की क्या टाइप्स होती हैं, ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप मतलब 2-2 दिन में 3-3 दिन में आपको सारा याद हो जाता है। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, ऑडिट रिस्क क्या है, और बाकी कंट्रोल रिस्क क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क आप डिस्कस करते हैं, ऑडिटिंग की कैसे जाती है, ठीक है ना, उसका रोल क्या है, कंसिडरेशन क्या है, स्कोप क्या है, वो काम यानी कि ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करता है एक ऑडिटर, उसके बाद वो ऑडिट कैसे परफॉर्म करता है, और उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट आप फाइनली कैसे देता है, ये सब थेरी है। ये थेरी आपको बड़े अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर्स में समझाई गई हुई है, जो नियर पियर पे हमारा कोर्स है। उसके अलावा स्लाइड्स हम यूज़ करते हैं, इसलिए वो भी अवेलेबल कर दी जाती हैं स्टूडेंट्स को
कि उनको पता हो कि क्या क्या एक टॉपिक के अंदर क्या क्या हेडिंग्स आएंगी और साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल। उससे ज़्यादा के लिए हम आपको बुक रेफ़र करते हैं जो आपने ख़रीदनी नहीं होती, हमने आपके पीडीएफ्स उसके ऊपर अवेलेबल किए हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप जब वो पढ़ते हैं तो आपके पास कुछ लिखने के लिए मटेरियल ज़्यादा आ जाता है, एग्जांपल्स ज़्यादा आ जाती हैं, जो कि आप फिर जब पेपर में थोड़ा सा लंबा लिखना होता है तो वो आप लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको सारा का सारा वीडियो रिकॉर्डिंग से समझ आ जाता है। और कुछ नोट्स ऐसे हैं जो हम खुद प्रोवाइड कर देते हैं अपने बनाए हुए। तो ये आपकी ऑडिटिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, ये पेपर 2 का डिज़ाइन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस, टोटल 80 मार्क्स का है पेपर 2, ठीक है, 80 मार्क्स। अब एक क्वेश्चन के होते हैं 20 मार्क्स। आपको वो पेपर में कहता है कि इन तीनों में से, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस में से किसी एक में से 2 क्वेश्चंस कर लो और बाकियों में से एक एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। किसी एक में से क्या कर लो, 2 क्वेश्चंस कर लो और बाकियों में से एक एक क्वेश्चन कर लो। अब ऑडिटिंग में वो देता है 3 क्वेश्चंस, आप उसमें से एक चाहे तो एक अटैम्प्ट कर लें, चाहे तो 2 अटैम्प्ट कर लें। टैक्स में वो देता है 2 क्वेश्चंस, चाहे तो 2 कर लें चाहे तो एक कर लें, मतलब किसी एक में आपने 2 करने हैं। और फाइनेंस में भी 2 देता है, तो 2 2 और 3, आपके पास कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन। 7 में से आपने कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन, जस्ट लाइक एनी अदर पेपर। इसके बाद आता है इनकम टैक्स। ऑडिटिंग के बाद, ये पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 2 किस्म के टैक्स हैं, ये जो लिखा हुआ है ये सिलेबस से कॉपीड है, इसको छोड़ दें आप, बस मेरी बात पे फोकस करें। इनकम टैक्स और सेल टैक्स। इनकम टैक्स का क्वेश्चन आना ही आना है। जब से CSS 2016 के बाद सिलेबस रिवाइज हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इनकम टैक्स का क्वेश्चन ना आया हो। इनकम टैक्स का क्वेश्चन आना ही आना है, इन मोस्ट केसेस आता है। कोई एक आधा पेपर, वैसे वो भी मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो, मगर शायद किसी एक आधे में ना आया हो। इनकम टैक्स का क्वेश्चन आना ही आना है, और सेल टैक्स का साथ आ जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि आए भी। ऐसे भी हो जाता है कि एक इनकम टैक्स की थियरी और एक इनकम टैक्स का क्वेश्चन कर दे, ऐसे भी हो सकता है कि एक इनकम टैक्स और एक सेल टैक्स का क्वेश्चन कर दे, और बहुत ही कोई 1 in a million रेयर चांस है कि दोनों सेल टैक्स के आ जाए। अच्छा, इनकम टैक्स और सेल टैक्स इन इट सेल्फ तो बहुत बड़ी, मतलब एक आपको पता है टैक्स कोड है, वो तो बहुत बड़ा कोड है, बहुत बड़ा लॉ है, बहुत बड़ा, उसके अंदर मतलब 400-500 सेक्शन हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, सेल टैक्स एक्ट भी काफ़ी बड़ा है, उसके स्केड्यूल होते हैं। मगर आपने अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, वो तो थोड़ा सा। ये प्राइमरीली इनकम टैक्स, जो सैलरीड इनकम टैक्स सिचुएशंस होती हैं, या इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स, वो आपको कंप्यूट करने को कहता है। उसकी बड़ी आसान सी ट्रीटमेंट्स हैं, वो ट्रीटमेंट्स हम सिखा देते हैं। वो हमने पेपर में कवर की हुई है, हमने फिर अपने पास पेपर्स वगैरह को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, एक मिनट ठहरिएगा सर। अच्छा, सो सेल टैक्स थोड़ा सा मुश्किल, वैसे तो उसके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो आसान है। सेल टैक्स में ये मसला ये कर देता है कि अक्सर सेल टैक्स में कोई ऐसी ट्रीटमेंट पूछ लेता है जो हमने नहीं पढ़ाई हुई होती। तो एक आधी ट्रीटमेंट जो होती है वो आपको नहीं करनी आती और आपके उसके मार्क्स कट जाते हैं। वो हमने इसलिए नहीं कराई होती कि अगेन हमने आपको पूरा सेल टैक्स एक्ट तो नहीं पढ़ाना ना, आप कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्सेशन के लॉयर तो बन नहीं रहे। हमने तो अपने कोर्स सिलेबस के अंदर रहते रहते ही करना जो करना है। सो सेल टैक्स में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इनकम टैक्स में मोस्टली वही आता है जो हमने पढ़ाया होता है या हमने डिस्कस किया हुआ होता है, और आपके पास चॉइस होती है कि आप इनमें से एक करें। तो ये टैक्सेशन का है कि टैक्सेशन में इनकम टैक्स, सेल टैक्स, और उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं खुद पेपर कर रहा हूँ तो मैं इनकम टैक्स का क्वेश्चन करूँगा। एक चैलेंज जो CSS के पेपर में है, जो आप अगर टैक्स आपने पढ़ा हुआ है पहले किसी भी स्टेज के ऊपर,
तो CSS के पेपर में सिर्फ ये एक मसला है कि टेक्स्ट स्लैब्स नहीं बताता वो पेपर में, वो आपको रटा मार के जानी पड़ती हैं, वो आपको तरीका सिखाएंगे बाद में कि कैसे करना है। बट ये एक चैलेंज आता है CSS के पेपर में। बाकी बड़े सिंपल सी ट्रीटमेंट्स होती हैं, एक आधी ना भी आती हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट हमारा जो है वो बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़ एंड फाइनेंस, सबसे आसान और सबसे मज़ेदार, सब मोस्ट इंटरेस्टिंग। थेरी इसकी बहुत आसान है, नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आपको अवेलेबल कर दूंगा, उसको आप क्या कहते हैं नोट्स का रटा लगा लेना, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि समझ ना आती हो। अच्छा, जो इसका वो पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है कंप्यूटेशन वगैरह या इस तरह का, उसमें आपकी ये टेक्निक्स जो आपने, अगर किसी ने MBA, BBA, ACCA, CA, इवन BCom, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इस तरह का कुछ किया हुआ ज़िंदगी में, तो आपको पता होगा बहुत सिंपल सिंपल ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, NPV निकालनी है, IRR निकालना है, कैसे करना है IRR, ठीक है ना, पे बैक पीरियड निकालना है, सिंपल इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स। तो वो 20-20 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5-5 10-10 मिनट में हो जाता है, और इसमें मार्क्स आपको पूरे लेने चाहिए हमेशा, क्योंकि वो क्वेश्चन आज तक इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया, सवाए आई बिलीव ये 2024 का जो पेपर था उसमें सब कुछ ही मुश्किल आ गया था। 25 में फिर बहुत आसान आया, मगर उसके रिजल्ट्स हमारे पास नहीं, इसलिए मैं स्कोरिंग ट्रेंड नहीं बता सकता, बट 25 का बहुत आसान आया, ये जो आपका लास्ट पेपर था। तो सिर्फ एक अनॉमली बीच में 2024 है। इसका कोर्स आसान सा है, फाइनेंस का कोर्स इतना बड़ा नहीं है। तो ये 5 छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो मिला के आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 200 मार्क्स का एक ओवरऑल पेपर बन जाता है। और अगेन मैं रेफर करूंगा, वापस जाऊंगा इस स्कोरिंग ट्रेंड पे। ये मार्क्स आप जो देख रहे हैं ना, ये मार्क्स आपको किसी इसके कम्पिटिटिव जो इसकी कैटेगरी में प्लेस सब्जेक्ट्स हैं उसमें नहीं मिलते, एक्सेप्ट आउटलायर्स। कोई बच्चा बहुत ही अच्छे मार्क्स ले गया तो वो तो कोई भी ले सकता है, मगर ऑन एवरेज जो है इसके आप स्कोरिंग ट्रेंड को बीट नहीं कर सकते। इसके पेपर आसान होते हैं, इतना ज़्यादा कोर्स देकर डरना नहीं है, ज़्यादा नहीं होता। आप हर पेपर में 3-4 सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपको आते हैं, जो नहीं आते वो नहीं आते। आपने कौन सा 7 के 7 क्वेश्चन करने हैं, आपने तो 4 क्वेश्चंस करने हैं। आपने तो 7 क्वेश्चंस के लिए नहीं तैयारी करके जाना, आपने तो ऐसी तैयारी करनी है कि जब आप कोई पेपर आए तो 4 क्वेश्चंस ऐसे करें कि बस उनमें पूरे पूरे मार्क्स हैं। आपने पेपर्स कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करने से पहले उसके पास पेपर्स भी लाजमी देखने होते हैं। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये आपने वेरीफाई करनी है खुद पास पेपर्स देख के, कि क्या वाकई इतने आसान आते हैं, क्या वाकई हर पेपर में ऐसा है कि 2-3-4 सवाल ऐसे हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्या तैयारी किए बगैर भी आपको 1-2 क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वाकई ऐसा है कि आपको वो समझ आते हैं। सो इस लिहाज से मैं इसको बहुत ज़्यादा इनक्रेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने थोड़ी सी भी अकाउंटिंग कभी हल्की सी भी पढ़ी है ना, तो डोंट गो फॉर IR और पॉलिटिकल साइंस और फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द ग्रुप जो इस ग्रुप में है, क्योंकि इसके स्कोरिंग ट्रेंड को कोई सब्जेक्ट बीट नहीं कर सकता। तो ये इसमें एक बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने इस कोर्स में या आपको इसके साथ क्या क्या मिलेगा। एक सेकंड ठहरे, मैं थोड़े से आपके मैसेजेस भी साथ साथ देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, बिफोर आई गो ऑन रिसोर्सेज, ये कुछ क्वेश्चंस आए, मैं साथ साथ इन्हें भी रिस्पॉन्ड करूँ। एक ने कहा जी सर इन द मिडल काइंडली शेयर रिसोर्सेज। हाँ, रिसोर्सेज तो आपको आ रहे हैं, बताए जाएंगे अभी। फिर एक स्टूडेंट ने पूछा है कि 8 मंथ्स इनफ है, बहुत ज़्यादा है 8 मंथ्स, इजीली कर सकते हैं। एक ने पूछा है कि क्या प्री मेडिकल या BS जूलॉजी वाले से ऑप्ट कर सकते हैं। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई वुड नॉट रिकमेंड इट। ठीक है, आई वुड नॉट रिकमेंड इट। आप फिर कोई और सब्जेक्ट लें। बहुत आपको पता है नियर पीयर पे बड़े बड़े अच्छे आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, मोस्टली वो हैं जो टॉपर्स रहे हैं अपने ईयर्स के, और उनके स्टूडेंट्स भी आगे से टॉपर्स रहे हैं,
तो आप जो ख़ास तौर पे जिन्होंने इस क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जूलॉजी उन्होंने पढ़ी हुई है, बीएस जूलॉजी किया हुआ है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप कुछ और ऑप्ट कर लें, उसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाकी किसी ने लिखा है 2026 में इजी आ सकता है। मैंने आपको ट्रेंड दिखाया जी, 6 8 10 सालों में सिर्फ एक पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया, और वैसे अब हम मुश्किल को भी कवर करेंगे। वी वर caught by surprise in 2024, not in 2025 or 23 or any of those years, but we were caught by surprise, I'll be honest, in 2024, but we would do our best कि ऐसी सिचुएशन ना आए। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि जी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मर्केंटाइल लॉ रख सकते हैं, ये बेस्ट कॉम्बो है, जो ये रख सकता है कमाल कॉम्बो है। बिजनेस एड और फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, ठीक है, और दोनों की तैयारी एक साथ हो जाती है। अच्छा, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की थियरी भी बड़ी आसान है, और मर्केंटाइल लॉ भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा रटा लाजमी लगाना पड़ता है, वो तो आपको बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लगाना पड़ेगा रटा। मर्केंटाइल लॉ थोड़ा सा इस लिहाज से ड्राई है, मगर रटा लगाना पड़ता है, बट मार्क्स वो भी अच्छे देता है। मर्केंटाइल लॉ का जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जितना अच्छा नहीं है, बट अच्छा है। वो भी मैं ही पढ़ाता हूँ नियर पीयर पे, बट उसमें जो एवरेज मैंने देखी है ना, अभी हम उस पर ओरिएंटेशन नहीं कर रहे वैसे, मगर जब करेंगे तो वो उसकी एवरेज रहती है 100 में से 50 से 60 के दरमियान में, एवरेज की बात कर रहा हूँ। लोग 70 75 80 85 भी लेते हैं, बट एवरेज रहती है 50 से 60, जो कि फिर भी अच्छी है। सीएसएस में आप देखें तो मतलब लोगों के 100 में से 45 50 आ रहे होते हैं, सो वो भी अच्छा कॉम्बो है। अच्छा, अब थोड़ा सा रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज में क्या कहते हैं, हमारे पास सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर्स हैं। जब आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिर आपको वीडियो लेक्चर से आपने पढ़ना है, सीखना है। वीडियो लेक्चर्स में भी मैं कुछ बातें करता हूँ कि ये करो, ये अटैम्प्ट करो, ऐसे करो, वो करो। तो आपको सबसे बड़ा रिसोर्स तो वीडियो लेक्चर्स हैं। उसके बाद जो नंबर 2 पे रिसोर्स है वो है सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पास्ट पेपर, जो हमने पिछले 6 7 सालों के पिछले 2 साल के उसमें नहीं ऐड हुए, बट अब हम ऐड करेंगे। सो उससे पिछले 5 सालों के हैं और पिछले 2 साल के हम ऐड कर देंगे, तो आपके पास कुछ 7 साल का रिसोर्स मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ के 5 1 सालों के होंगे। हमने फुल जो है ना पास पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है, और इस सब्जेक्ट की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई दो ओपिनियंस नहीं हो सकते कि इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। अकाउंटिंग के क्वेश्चन हैं, सॉल्व होते हैं, नज़र आ जाते हैं। तो हमने वो सॉल्व किए हुए हैं, जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और वो उनके बड़े काम आते हैं। तरीकाकार जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है, बट अभी सिर्फ आपको रिसोर्सेज क्या मिल रहे हैं। अच्छा, फिर थ्योरी के नोट्स, थ्योरी के कुछ नोट्स हैं, जिस तरह फाइनेंस में थ्योरी आती है उसके नोट्स हैं, और कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं। इस साल हम ऐड लाजमी करेंगे, जो कि लैग कर रहा था पिछले साल हमारे कोर्स में, वो टैक्सेशन की थ्योरी के नोट्स। क्योंकि टैक्स में भी अपना वो 5 10 नंबर का थ्योरी का दे देता है, जो कि अगर आपने स्लाइड्स और वीडियो लेक्चर गौर से सुने तो आप लिख सकते हैं, बट फिर भी हम उसको ऐड करेंगे ताकि आपके पास एक जिसे कहते हैं ना रेडी, एक आपके पास एक रिसोर्स हो जिससे आप टैक्स की थ्योरी के वो कर लें। फाइनेंस के हम ऑलरेडी हैं, कॉस्ट में कोई थ्योरी ऐसा चाहती नहीं है। ऑडिटिंग तो इट सेल्फ थ्योरी है, बट हम उसका तरीकाकार ये करते हैं कि हम वीडियो लेक्चर से सिखाते हैं, फिर हम आपके लिए प्रेजेंटेशंस को अवेलेबल करते हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये प्रेजेंटेशन इस बुक से बनी हुई है, तो आप उस बुक में जाएं और उस बुक को आप थोड़ा 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 थोड़ा, सिर्फ वो पेजेस जो मैंने बताए हुए हैं, पूरी बुक नहीं खोलनी, टाइम नहीं ज़ाया करना, कहीं आगे पीछे नहीं होना। इस कोर्स को बनाने का मकसद ये है कि आपका टाइम सेव हो। आपने सिर्फ वो हिस्से पढ़ने हैं, और वो हिस्से भी इसलिए पढ़ने हैं कि थोड़ी सी एग्जांपल्स बंदा पढ़ लेता है। मैंने शायद लेक्चर में 2 एग्जांपल्स बोली होंगी, तो बुक में 4 लिखी हुई होंगी। थोड़ा सा लिखने के लिए आपके पास मटेरियल आ जाता है। हम मॉक एग्ज़ाम्स भी करते हैं, तो इसके बाद हम मॉक एग्ज़ाम्स भी करेंगे, मगर वो लेटर स्ट्रेटजीज में होता है, ज़ाहिर बात, अभी तो आपने तैयारी शुरू करनी है ना।
और फिर उन मॉक एग्ज़ाम्स को चेक भी किया जाता है। फिर हम गूगल ड्राइव के ऊपर अपने सॉल्व क्वेश्चंस के साथ कुछ थर्ड पार्टी सोर्सेज भी रखते हैं जो कि फ्री होते हैं। वो थर्ड पार्टी सोर्सेज बेसिकली वही बुक्स हैं, वो रेफरेंस बुक्स हैं जिनको यूज़ करके मैंने आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर किए हुए होते हैं या आपके लिए प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर की होती हैं, तो ताकि आपके पास एक विजिबिलिटी हो सारी और आप वो उन बुक्स को भी रेफ़र कर सकें। बट अगेन आपकी सारी तैयारी वीडियो लेक्चर्स और पास पेपर्स के सोल्यूशन से ही हो जाती है। ये चीज़ें सिर्फ एक्स्ट्रा हैं। किसी चीज़ में आपको लगे कि स्लाइड में इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं लिखा हुआ और सर का बोला हुआ मुझे उस तरह से याद नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्लाइड इस बुक से बनी थी, ये वाले 2 पेजेस देख लो, और बुक्स आपके लिए अवेलेबल है, लेना आपने बाहर से कुछ भी नहीं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप हम हर साल हर सेशन में बनाते हैं, उसमें फिर बच्चे साथ साथ अपने क्वेश्चंस करते हैं और हम उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। उससे ये होता है कि अक्सर आपको पता है सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं। आपने पहले भी तो ज़िंदगी में बहुत सारी क्लासेस आप यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस गए में हैं, तो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बच्चा पूछता है उसके क्वेश्चन के जवाब से बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाता है, और वो एक लाइव कम्युनिकेशन है। आप अभी क्वेश्चन करेंगे, ज़रूरी नहीं है मैं अगले 5 मिनट में रिप्लाई कर दूं, क्या पता मैं जॉब में हूँ किसी मीटिंग में हूँ, बट वो मेरे पास आ जाएगा तो मैं रात को शायद सोने से पहले रिप्लाई कर दूंगा, कभी रिप्लाई कर दूंगा, बट आपको एक उसके ऊपर आपको रिस्पांस मिल जाएगा। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, देखें बहुत ज़्यादा वीडियोस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई कर देते हैं, कभी कभी कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई होती है, वो बता देते हैं सर ये लेक्चर में तो आपने बोला था बट ये है नहीं है। तो इससे व्हाट्सएप ग्रुप से एक लाइव कम्युनिकेशन एक हमारे रहती है, जिससे फिर हम अपने कोर्स को साथ साथ इम्प्रूव करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मतलब दे हैव एक्सेस टू दी इंस्ट्रक्टर। तो ये आपके जो हैं ये इस पे रिसोर्सेज हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन था, ठीक है, इसको तो मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। अच्छा, तो दिस इज़ योर पाथ टू बिकमिंग अ सरकारी बाबू। हाउ टू प्रिपेयर, आपने तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़ आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, वॉच द वीडियो लेक्चर्स, ठीक है जी। सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच। हेडफोन्स हैं तो वो यूज़ करें, वो ज़रा फोकस जो है ज़्यादा हो जाता है, एयरपॉड्स जो भी हैं आपके पास। वीडियो देख रहे हैं, कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही या कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि मैंने को ठीक नहीं बात की या कुछ भी है, उधर ही वीडियो को पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उस वीडियो की स्क्रीन कैप्चर करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें और पूछ लें क्वेश्चन कि ये क्या था। अगर मैं अवेलेबल हूँगा तो एज आई सेड मैं उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर दूंगा, वरना थोड़ा सा बाद में कर दूंगा। वंस यू हैव वॉच्ड द वीडियोस ऑफ अ सर्टेन टॉपिक, what you would do is you'll go and attempt the past papers। पास पेपर्स खोलें और देखें वो वाला सवाल किधर है, इस टॉपिक का क्वेश्चन किधर है, सिर्फ उस टॉपिक के क्वेश्चंस को ढूंढें और उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, किसी जगह पे फंस गए फिर दोबारा अटेम्प्ट करें, फिर भी नहीं होता तो आपके पास solutions are part of the package, but as I've written on the slide, hold off on peaking until you have given it your best shot, because अगर आप पहले सोल्यूशन देखना स्टार्ट कर देंगे फिर आप नहीं सीख सकेंगे। सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, इसलिए मोस्ट क्वेश्चंस आप सोल्यूशन देखेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस तरह करना था, सर ने ऐसे किया मैंने ऐसे किया हुआ। किसी का सोल्यूशन नहीं अवेलेबल तो वो फिर हम पूरा का पूरा पेपर ही मैंने बताया ना कि 2 साल के मैं पेपर इसमें ऐड करूँगा, मगर पास पेपर सिर्फ CSS के सॉल्व करने हैं। आप CSS की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपने इसी की हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। नई नई बुक्स ढूंढ के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने नहीं शुरू करते हैं। अब तो देखिए ना 2016 में सिलेबस चेंज हुआ है, कोई 9 साल के पेपर्स हैं, बल्कि एक स्पेशल पेपर भी हुआ 10 साल के पेपर्स है, देर मोर देन इनफ। 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के सॉल्व करें आप, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। सोल्यूशंस देखें आप, सोल्यूशंस हम आपको दे रहे हैं। नहीं समझ आती तो अगेन गो टू द व्हाट्सएप ग्रुप।
किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि सर लास्ट 1-2 ईयर से पेपर मुश्किल आ रहा है अकाउंट्स एंड ऑडिट का। नहीं जी, 1-2 ईयर से नहीं आ रहा, मैंने शुरू में बता दिया 2024 का पेपर मुश्किल आया था, नो डाउट मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था। 25 का इंतहाई आसान था। उससे पहले सारे सालों का पेपर ऐसा था कि आसानी से 140-150 स्कोर हो सकता था 200 में से, ठीक है। अब ये बीच में एक आउटलायर ईयर, तो वो तो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है और बाकियों में से ज़्यादा ही होता है जो इसकी कैटेगरी के, जो इसके ग्रुप में प्लेस सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें कई दफ़ा होता है। और ना भी मुश्किल हो तो मार्क्स कम आते हैं। क्यों मार्क्स कम आते हैं? देखिए आप, मैं थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। इशू क्या है? इशू ये है भाई कि अकाउंटिंग का क्वेश्चन अगर आपने ठीक किया हुआ होगा तो वो ठीक ही होगा ना, उसमें मतलब और क्या ही आपका, अगर वो कहता है कि बैलेंस शीट बना दो और प्रॉफिट एंड लॉस बना दो, आप बैलेंस शीट बना देते हैं, बैलेंस शीट टैली है, सारी आपने एडजस्टमेंट्स की ही है, तो उसमें आपके वो किस तरह से मार्क्स काटेगा? मतलब उसके पास कोई एवेन्यू है, कोई रास्ता है कि वो आपके मार्क्स काट ले? सब के सब बच्चों ने भी अगर सही क्वेश्चन उसी तरीके से किया हुआ और सब ने ठीक किया हुआ, सबको 20 में से 20 उसको देने पड़ेंगे। वो बहुत आदत कोई प्रेजेंटेशन के 2-3 मार्क्स काट लेगा, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स में ये थेरी वाले IR पॉलिटिकल साइंस में मसला क्या होता है? उसमें मसला ये होता है वो एक क्वेश्चन पूछता है और आप सब ने 2-3-4 सोर्सेज ही हैं जिनसे तैयारी की होती है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एकेडमीज हैं, एक ही तरह का उसमें वो होता है और आप एक ही तरह की तैयारी कर रहे होते हैं और आप आउटशाइन नहीं कर पाते दूसरे स्टूडेंट्स को जिनके पेपर आपसे आगे और पीछे होते हैं। यू गेट इट? आपने कभी जिंदगी में पेपर चेक किया? आप में से शायद कुछ टीचर्स भी होंगे, आपने किसी लेवल पर कोई ट्यूशन ही पढ़ाया होगा या स्कूल कॉलेज में कभी पेपर चेक किए होंगे। पेपर कैसे चेक होता है? मेरे पास 15-20-25-30 पेपर आ गए, ठीक है, अब मैं उनको बारी बारी चेक करता जा रहा हूँ। मैं पेपर को ऑन इट्स ओन मेरिट भी चेक कर रहा हूँ, बट मैं रिलेटिव भी चेक कर रहा हूँ। मैं कहूँगा यार वो पिछले वाले ने भी यही लिखा था, इसने भी यही लिखा, उसने भी यही लिखा, कोई नई बात नहीं लिखी, कोई इसको क्रिटिकली उस तरह से एनालाइज नहीं किया। तो मैं आपको एवरेज से मार्क्स दे दूंगा। अकाउंटिंग में ये मसला नहीं है। पिछले वाले ने भी बैलेंस शीट अगर टैली कर दिया, आपने भी कर दिया, अब के दोनों के 20 के 20 ही आने हैं, ठीक है। सो ये उसमें एक है। अच्छा, तो अकाउंटिंग इसलिए बेहतर है, एक आधा साल आ गया वो, बाकी सब में भी बहुत सारे हैं। स्टेप 4 पे वापस चलते हैं। आपने वीडियोस देख ली, आपने व्हाट्सएप को साथ साथ यूज़ किया, आपने पास पेपर सॉल्व किए, नहीं समझ आए तो सोल्यूशंस को रेफर कर लिया। अगर सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना है, वरना सोल्यूशन अवेलेबल है तो आप उसी को देख के समझ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि मॉक एग्जाम्स आते हैं। मॉक एग्जाम्स में हम पिछले ट्रेंड को देखकर अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं कि किस किस्म का पेपर सेट हो सकता है। ये ऑब्वियसली 100% गारंटीड नहीं होता, ये गेस गेम है, ठीक है, और जो कि गलत भी हो सकती है। इसलिए हम सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करते, हम अपनी पिछली सारी तैयारी पर रिलाई करते हैं कि हमने सारा कोर्स कवर करना है। बट मॉक एग्जाम्स एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे आपको समझ आ जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी कितनी तैयारी है। आपके पास एक ऐसा पेपर आता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होता और आप उसको उन कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे सॉल्व करते हैं जो आपने सीखे हुए होते हैं। और व्हेन यू स्ले देम लाइक अ चैम्प, तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। सो टेक मॉक एग्जाम्स विद नियर पीयर वंस यू हैव डन ऑल योर वीडियो लेक्चर्स, यू हैव अटेम्प्टेड योर पास पेपर्स, और उसके बाद आप मॉक एग्जाम्स दें, उनको फिर असेस भी किया जाता है मॉक एग्जाम्स को, या उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोनों तरीके से हो सकते हैं। और स्टेप 5 है कि आपने पेपर में जाना है विद रियल कॉन्फिडेंस बैठना है। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट रिमेंबर दिस, बी फोकस्ड। आपने पेपर के अंदर 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 7 को नहीं। तो ऐसा सवाल जो देख के नहीं समझ आ रहा उसको बस छोड़ दे, नहीं आ रहा तो भाड़ में जाए, कुछ कोई और कर लेंगे, उसमें ऐसी क्या बात है। किसी को भी 7 क्वेश्चन पूरे नहीं आते हो तो कोई मसले की बात नहीं। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू रियलाइज के वर्ड आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो है 4 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना, और वो आपको किसी भी पेपर में मिल जाएंगे, 21 में, 22 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, वो 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। उन 4 क्वेश्चंस पे आपने फोकस करना है और वो 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं। वंस यू हैव डन दैट,
आपका स्कोर आई कैन अश्योर यू विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि आपके पीयर से ज़्यादा होगा. पीयर से मुराद मेरे वो लोग हैं जो जिन्होंने और सब्जेक्ट रखा हुआ है. In most years this has been true. In most past years this has been true that accounting and auditing के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं. और कॉन्ग्रेचुलेशंस, वंस यू हैव डन दिस यू आर नाउ कॉन्कर्ड CSS. ठीक है, तो ये है आपका सारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. रिपीट करता हूँ मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको आपके आपके ताकि आप अपना डिसीजन ले पाएँ. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग has 5 areas. Financial accounting 50 marks, cost accounting 50 marks. Then paper 2 with 3 areas. First is auditing 33.3333 marks. Then taxation again 33.3333. And then finance again 33.333. ये आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं. ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं. पहले पेपर 1 होता है, जिस तरह फॉर्मेट है, जिन्होंने CSS पहले दिया हुआ उनको पता होगा, और फिर कुछ घंटे 1.5-2 की ब्रेक होती है और पेपर 2 हो जाता है. मैंने आपको इसके एरियाज बता दिए. मैंने आपको कोर्स के अंदर क्या आपको अवेलेबल किया जाएगा ये बता दिया. कोर्स में क्या ऐड किया जाएगा जो कि अभी नहीं है. कोर्स में काफ़ी चीज़ें ऐड की जाएंगी ड्यूरिंग द ईयर, साथ साथ ऐड की जाएंगी. कुछ मैं खुद आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, कुछ मुझे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर देते हैं कि सर ये तो नहीं है, आपने कहा था. हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारा, मतलब एक बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं. तो जब आप भी आइडेंटिफाई कर दें तो हम ऐड कर देंगे. मैं खुद भी आइडेंटिफाई करता रहता हूँ तो मैं खुद भी ऐड कर देता हूँ. फिर हम व्हाट्सएप पे लाइव कम्युनिकेशन भी रखते हैं. इंपॉर्टेंट एरियाज़ मैंने आपको शुरू में बता दिए. इसके कुछ कांस्टेंट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं. आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हर दफ़ा वो पूछता है. डिप्रिसिएशन अक्सर पूछता है. रेशो एनालिसिस अक्सर पूछता है. उसके अलावा फाइनेंस में आपको बताया कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ठीक है, NPV वगैरह, IRR कैसे निकालना है, ठीक है, पे बैक पीरियड कैसे निकालना है. ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये पूछता है. हमने करवाई नहीं है सारी कोर्स के अंदर. टैक्स का मैंने आपको बताया कि थ्योरी इस साल हम ऐड करेंगे, वो एक चीज़ थी, लैकिंग थी. इनकम टैक्स, सेल टैक्स हमने करवाया हुआ है, मगर इनकम टैक्स, सेल टैक्स में हर साल चेंज होता है. आपको पता है टैक्स लॉस चेंज होते हैं. जो चेंजेस होते हैं वो फिर वो मैं स्टूडेंट के साथ व्हाट्सएप पर डिस्कस करता हूँ. वो ऐसे, और अगर कोई ऐसा चेंज हो कि वो इतना मेजर हो कि जिसके लिए आपको वो, मतलब जो आपको ट्रीटमेंट सिखाई हुई थी वही चेंज होगी, तो उसके लिए फिर नई वीडियो डलती है. वरना मोस्ट केसेस में रेट्स चेंज होते हैं या कुछ कोई एग्जाम्पशंस होती हैं जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली भी होती हैं या क्रेडिट्स विड्रॉ कर लिए होते हैं. वो जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या बातें कर रहा हूँ, या जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको तो समझ आ रही होगी. तो इस तरह से हम इसकी तैयारी करते हैं. अच्छा, आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं आपको वो साथ साथ एड्रेस करूँ, और फिर आपको जो एक सरप्राइज़ है वो रिवील किया जाएगा. और अगर आपके कुछ लोग, आपके दोस्त हैं आपके साथ तैयारी करने वाले, इस वक्त इस सेशन में नहीं है, तो उनको भी टेक्स्ट कर दें कि आ जाएं. अगले जो है ना 2 से 4 मिनट में आई विल रिवील अ सरप्राइज़. बट उससे पहले आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो देख लें. आप मुझे बता दें कि इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के बारे में आपका अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, या आप अभी भी डबल माइंडेड हैं, आप 2-3 सब्जेक्ट्स के अंदर आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो आप मेरे से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. एक स्टूडेंट ने लिखा जी 1.5 months इनफ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट विद डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. But why 1.5 months? What month is this right now? It's May, right? So we have so many months. But yeah, 1.5 months would be stretching it because आप और भी तो सब्जेक्ट्स साथ साथ पढ़ रहे होंगे ना. I would say with a degree in accounting and finance and with how basic concepts are tested over the years, 2.5 months or 2 months would be enough. But 1.5 months would be stretching it.
वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गिवन कि मैं साथ ये भी तो आप 10 सब्जेक्ट और भी तो कर रहे होंगे ना, तो वाई 1.5 मार्क्स? आपके पास अभी टाइम है, आप अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट करें इसकी। 1.5 मंथ्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट जिसने डिग्री की होती है वो उसके लिए वो आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जिसने डिग्री की भी हो वो क्या कहते हैं पास पेपर से भी स्टार्ट कर सकता है। अली हैदर ने कहा जी स्कोरिंग ट्रेंड कैसा था 2024 में? मैंने बताया 2024 का पेपर बहुत मुश्किल था, उसके मेरे पास मार्कशीट्स अवेलेबल नहीं है कि मैं उसको स्कोरिंग ट्रेंड बना सकूँ ना, तो इस वक्त मैं खुद से नहीं कह सकता कि कैसा था। बुरा ही होगा यार, इतना अच्छा नहीं होगा 2024 का, वो पेपर थोड़ा मुश्किल था ना। 2025 में अलबत्ता 160-70 लोगों के आएंगे जिन्होंने हमारा नियर पियर का कोर्स लिया हुआ था, उनसे पूछें कि 1% भी जो चीज़ है वो बाहर से नहीं आई और आसान। किसी ने अगेन पूछा अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मर्केंटाइल लॉ का कॉम्बो कैसा है? तो मैंने पहले ही बता दिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनमें से 2 सब्जेक्ट तो हर साल अच्छे स्कोरिंग होते ही हैं, तो एक आधा तो कोई और भी जगह पे काम हो सकता है। तो जब पढ़ा हुआ मर्केंटाइल लॉ पहले से, तो आप वही रखें। आप मुझे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि नहीं। अगर पढ़ा हुआ है तो आप क्यों एक नया सब्जेक्ट लेके जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा हुआ और उसको स्क्रैच से पढ़ने जा रहे हैं? वही फोकस आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे करें ना। आप अपनी पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एसए पे, प्रेसी पे, इस्लामियात पे, और भी तो आपने कुछ 2-4 सब्जेक्ट्स लेने हैं ज़िंदगी में जो आपने कभी नहीं पढ़े, उन पे आप फोकस कर लें। अच्छा नहीं है कि ये खास तौर पे अभी उनको एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वो सब्जेक्ट लें जो आपको पहले से भी आता है। कि अक्सर तो आपको मुश्किल इसलिए भी हो जाती है ना पेपर में कि लेट्स से आप हैं आप डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया हुआ है, पेपर में आपने आई लॉ ले लिया हुआ है। अच्छा, अब आई लॉ आपने ले लिया, अब आपको आई लॉ उतना ही आता है भाई जितना आपने सीएसएस के लिए तैयार किया, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं आता। अब वो ज़रा सा भी पेपर में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आपने ब्लैंक हो जाना है। बट ऐसा सब्जेक्ट जो आपने अपनी डिग्री में पढ़ा हुआ हो वो आपको 100% बाकियों से बेहतर आता है और उसमें आप मनूवर कर सकते हैं पेपर के अंदर भी। ठीक है। अच्छा, फिर कोई पूछ रहा है सर 2024 का पेपर बहुत ट्रिकी था, कोई बुक सजेस्ट कर दें। यार ये बात मैं अब काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि पिछले 8 सालों में सिर्फ 2024 ही एक ऐसा था, ना 2023 ऐसा था, ना 2025 ऐसा था। 2024 के जैसे पेपर की तैयारी आप इसके लिए नहीं कर सकते, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। ठीक है, इतनी तैयारी तो आप 2024 की ज़रूर कर सकते हैं कि आप आईआर और पॉलिटिकल साइंस जैसे मार्क्स ले लें, यानी कि 110-120। मगर ये जो मार्क्स आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये 150 वाले, 150, 160, 150, 170, ठीक है ना, वो 2024 की आप तैयारी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर आपने सीए या एसीसीए नहीं किया हुआ, तो मुझे वैसे नहीं पता कि आजकल बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाते हैं, मगर आपने अगर सीए या एसीसीए नहीं किया हुआ तो आप फेमिलियर नहीं होंगे कि आईएफआरएस क्या होते हैं, कैसे उनको उनकी क्या आईएफआरएस किस तरह से, मतलब किस आईएफआरएस में क्या है और उसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है ना, और इस पेपर के लिए आप उसकी तैयारी भी नहीं कर सकते। ये तो ऐसा ही है कि आप लॉ के लिए फिर मतलब पूरा एलएलबी करना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो पेपर में जो 2-4 मुश्किल क्वेश्चंस थे वो आप पेपर में नहीं अटेम्प्ट कर सकते। ये मैं आपको बहुत, मैं आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये 2024 की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, वो उसकी तैयारी। और अगर आपने सीए किया हुआ तो फिर तो वो पेपर भी कुछ नहीं था, वो तो कोई मसला ही नहीं था। ठीक है, या अगर आपको आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस पढ़ाए गए हैं किसी ऐसी डिग्री में जो आपने किए हुए हैं, तो फिर भी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं था। बट अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो इस कोर्स में नहीं पढ़ाए जाएंगे। उसकी वजह है उसने अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ। मुझे सिलेबस खोल के दिखा दो एफपीएससी की वेबसाइट से कि सिलेबस के अंदर उसने वो चीज़ें पूछी हुई हों। अब ना उसने सिलेबस में दी हुई और ना वो दे सकता है। वो क्यों सिलेबस में देने, मतलब वो क्यों देगा आपको? मतलब एक ग्रेजुएशन लेवल पे टेस्ट किया जाता है, उससे ऊपर नहीं, अंडर ग्रेड जो आपका होता है। सो वो एक एनॉमली था, वो एक आउटलायर था। उसके अलावा हर साल अच्छा रहा है, 25 बहुत अच्छा रहा है।
एक ने क्वेश्चन किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर एनपीओज को तैयार करना चाहिए बैंक रिकॉन को? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पिछले 13-14 साल में जब से सिलेबस रिवाइज हुआ कभी नहीं आया, और लेट से आ भी गया तो वो वाला चॉइस पे छोड़ देना। बट क्यों अपना टाइम एक ऐसे एरिया में ज़ाया करना जो 15 सालों में एक दफ़ा भी नहीं आया, और आ भी जाए तो चॉइस पे भी छोड़ा जा सकता है। ऐसा ही एक एडिशनल चीज़ की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मतलब देखें, आपने स्मार्ट स्टडी कहते ही इसको है, ट्रेंड्स को समझें, आप देखें पेपर, आप थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें हर टॉपिक का। एक टॉपिक पे क्यों एक महीना लगा देना जिसके आने के मतलब इतने स्लिम चांसेस हैं, कोई 5% चांस भी नहीं है, और आप उसको तैयार करने बैठ जाएं और आपकी कंपलसरी की तैयारी उससे इफेक्ट हो, आपके बाकी सब्जेक्ट्स की इफेक्ट हो, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। एक ने लिखा है आई एम स्टिल कंफ्यूज बिटवीन आई आर एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिट बिकॉज मैं अपनी फर्स्ट टाइम में आई आर आउट किया था, नाउ आई वांट टू चेंज। आपका आपका बैकग्राउंड क्या है जी अनमोल आसिफ? आप पहले बताइए ना, आपने आपने पढ़ा हुआ क्या, आपकी डिग्री क्या है, फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब बताता हूँ। आप अपनी डिग्री का बताएं मुझे, तो फिर इसका ऊपर जो है क्या कहते हैं, कोई मैं आपको राय दे सकता हूँ कि आपने आईआर करना है या आपने अकाउंटिंग या ऑडिटिंग करना है। ठीक है जी। बीएस कॉमर्स, आपने बीएस कॉमर्स किया हुआ है तो आपने फॉर श्योर फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, और जिस लेवल पे पढ़ी हुई है उसी लेवल पे पेपर में आती है। ठीक है। और मुझे नहीं पता कि बीएस कॉमर्स में ऑडिटिंग पढ़ाते हैं, अगर नहीं भी पढ़ाते तो कोई मसला नहीं है, वो लेक्चर सही हो जाएगी, और मैं आपको बताऊंगा साथ जो बुक है, बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। टैक्सेशन भी नहीं पढ़ी हुई तो इतनी मुश्किल नहीं हो जाएगी। सो बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को, और वो आईआर से ज़्यादा ही मार्क्स लेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जी, ये आपके साथ मैंने शेयर कर लिया, और आपके साथ प्रिपरेशन का तरीका भी शेयर कर लिया। अब आई थिंक इट इज़ टाइम कि आपके साथ एक सरप्राइज़ भी शेयर किया जाए। बिफोर दैट आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस रह गए हैं इसमें, इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। तो अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बस एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, रेशोज पर फोकस रखना है या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है? यार मेनली तो इन पे फोकस रखना है, डिप्रिसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, हर साल ही तकरीबन आती है, एक साल छोड़ के हमने कवर की हुई है सारी, तो उस पर भी फोकस करना है, एंट्रीज पे भी फोकस करना है। अच्छा, उसके अलावा देखिए ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स तो मैं तो कंडीशन ये रख रहा हूँ कि आपने पहले से सीखी हुई हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आप जब इतने ज़्यादा सवाल मैं आपको इस पर करवाऊँगा पास पेपर्स के, आपको वैसी वो जो चीज़ें भूल भी गई हुई हैं वो भी रट जानी है। तो रेशियोज पे भी आप फोकस करेंगे। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस है वो आप करेंगे। और क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट्स, रेशोस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस। तो तो इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कोर्स में सारा शामिल है। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें इससे पहले कि हम इस सेशन को एंड करें। और सेशन को एंड करने से पहले पहले जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि देर इज़ ए सरप्राइज जो कि मैं आपसे कुछ मोमेंट्स में शेयर करूँगा। सो आई गेस कि आप लोगों के क्वेश्चंस तो हो गए हैं सारे ना। सो सर लास्ट 2 इयर्स के सॉल्यूशंस कब तक अपलोड हो जाएंगे, किसी ने लिखा है। हो जाएंगे, इन ड्यू टाइम हो जाएंगे। इस मंथ में कर दूंगा 1 साल के, और फिर अगले मंथ में उससे अगले साल के कर दूंगा।
आपके पास अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उन सबको करें तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर कर देंगे बाकी दो भी। मगर उसमें फिर मैं कहूँगा कि 2024 पे फोकस मत करें। वो समझ आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें आनी कोई नहीं है, मतलब 2-3 सवाल तो ऐसे हैं जो समझ नहीं आने, जो आने वाले हैं समझ आने वाले हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, कर दूंगा मैं अपलोड, वो भी कर दूंगा, ठीक है। 2025 तो वैसे ही इतना हलवा पेपर था, तो वो तो आप खुद भी अटैम्प्ट करेंगे तो सारा हो जाएगा, बट उसका भी अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये अपलोड हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब जो है आपके साथ सरप्राइज़ को शेयर कर दिया जाए, और ये अगली स्लाइड है जो कि आ रही है ये। सो वी आर ऑफरिंग जी एक्सक्लूसिव 50% स्कॉलरशिप फॉर ऑल अटेंडीज, जो लोग इस सेशन में शामिल थे। वी आर ऑफरिंग 50% स्कॉलरशिप टू देम। और आपके पास सामने नंबर लिखा आ रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता करें कि कैसे एनरोल करना है, कैसे कोर्सेज़ को सब्सक्राइब करना है, और इसका फ़ायदा उठाएं। एक काफ़ी बड़ा जो एक ये डिस्काउंट है 50% का, हाफ हम जो है इसमें से आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो ये था आज का सरप्राइज़, और आपको अच्छा लगा होगा सरप्राइज़। आई होप एंड आई बिलीव कि तो इसको आप सब जो है ना अपने पास रख लें। एक क्वेश्चन और आ गया है कि मर्केंटाइल लॉ स्कोरिंग है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जितना स्कोरिंग नहीं है बट है स्कोरिंग। उसकी एवरेज जो है ना वो रहती है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है 50 से 60 के दरमियान, 50 to 60 के दरमियान, जो कि फिर ये सोशियोलॉजी और यूएस हिस्ट्री जिसमें अक्सर सालों में पूरे पूरे बैच को उड़ा देते हैं, फेल कर देते हैं, तो उनसे तो कंपेयर करें तो स्कोरिंग है, बट अकाउंटिंग जैसा स्कोरिंग नहीं है। कम ईयर्स होते हैं जिसमें 100 में से लोग एवरेज पे, यानी कि मैं पास होने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली लोग तो 5-5 नंबर भी लेते हैं सीएसएस में, तो एवरेज का ये मतलब नहीं है कि जो 25,000 लोग अपीयर हुए तो उनकी एवरेज नहीं, पास होने वाले बच्चों को जो सीरियस बच्चे हैं उनकी जो एवरेज है वो 50 से 60 के दरमियान में मैंने देखी है। और बहुत ही किसी ने अच्छा किया तो वो 65-70 पे गया है। एक आधा साल ऐसा था जिसमें 60 to 70 थी, बट मोस्टली इट लाइज बिटवीन 50 to 60। सो ये है उसकी एवरेज। सो और कोई लास्ट क्वेश्चंस, कोई पार्टिंग रिमार्क्स बिफोर वी एंड दिस सेशन? वैसे आप लोग अभी मुझे भी थोड़ा सा फीडबैक ज़रा ये दें कि आप लोग क्या कहते हैं, आप ये ओरिएंटेशन सेशन क्यों ले रहे हैं? क्या आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करना है, या आप अभी इसलिए ले रहे हैं कि आप फैसला कर रहे हैं? आप लोगों के मेरे क्वेश्चन के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं आ रहे, सो आई वुड एज्यूम कि आप अभी फैसला कर रहे हैं और आप अभी श्योर नहीं हैं। सो मेरे ख्याल से अब हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं, और आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट करें, और I can assure you that the course provided, the lectures provided as part of this course are enough uh, to get you those 140 to 160 marks, which totally changes your allocation, और आपका जो ओवरऑल सारा मेरिट नंबर है वो चेंज हो जाता है। सो बाय फ्रॉम मी,
और हम बाद में भी कुछ सेशन करेंगे। मर्केंटाइल लॉ पे भी काफ़ी सवाल आ रहे थे, उस पर हम सेपरेट सेशन करेंगे। और उस टाइम भी आप लोग दोबारा से करना चाहें तो ज्वाइन करें सेशन को, और उसमें हम उस पर ज़रा हम डिटेल में मर्केंटाइल लॉ पर बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।